नमस्कार, मिडकैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सिद्धव्रतम और 18 स्वदेश आज मना रहा है अपनी तीसरी सालगिरह। तो आपका प्यार, आपका भरोसा हम पर लगातार बरकरार है और हम उम्मीद करके चलेंगे और ये हम चाहेंगे कि आपका प्यार हमें यूं ही आगे भी अगले कई सालों तक, कई दशकों तक यूं ही मिलता रहे। बाजार भी आज देखिए, आज इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के मूड में है क्योंकि आज जो शुरुआत हुई थी वहां से अगर हम देखेंगे तो बाजार में बहुत ही शानदार रिकवरी इस वक्त हम देख रहे हैं। निफ्टी ने लगा दी है डबल सेंचुरी और 25,450 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। एक वक्त ऐसी टेंशन हो गई थी कि क्या 25,000 का लेवल बाजार में बचेगा, क्योंकि लगातार 4 सत्र से कमजोरी बाजार में हो रही थी। कल एक कोहराम जैसा माहौल था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये बाजार में न सिर्फ स्थिरता लौटी है बल्कि पार्टिसिपेशन अगर हम ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो भी बहुत ही शानदार है। निफ्टी इस वक्त डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक की अगर हम तेजी की बात करें तो लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी है और फिलहाल 450 अंकों की शानदार तेजी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से तेजी के पक्ष में है, जो कि सुबह में हम देख रहे थे कि थोड़ा सा माहौल नेगेटिव था। इस वक्त 900 शेयर कमजोर है, लेकिन उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो 1650 शेयर आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल है। मिड कैप में भी रिकवरी आई है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज रिकवर करके ट्रेड कर रहे हैं। इसके चलते हम जो ब्रॉडर मार्केट का जो मूड है ना, जो एडवांस डिक्लाइन है, वह बेहतर देख पा रहे हैं। तो आपके लिए बाजार की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या ये रिकवरी और बढ़ेगी, इस पर ट्रस्ट करना है या फिर उछाल पर बिकवाली की रणनीति अपनानी है? ये अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। मिड कैप में आपके लिए मौके कहां पर है, मिड कैप में खबरें कौन सी है, मिड कैप में रिपोर्ट्स कौन सी है, ये सब कुछ हम आपके सामने लेकर आएंगे और एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से आपकी हम मदद करेंगे बाजार में कमाई करने में और अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर ढंग से प्लान करने में। लेकिन चलिए 3 तस्वीरें आपके सामने लेकर आएंगे जिससे आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि आज मिड कैप स्पेस में बाजार में किस तरह का एक्शन हो रहा है। एलेंबिक फार्मा, आप देखिए ये शेयर चल रहा है। दरअसल नई दवा की मंजूरी मिली है यूएसएफडीए से, एलर्जी की ये दवा है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज इस शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। हमने कल भी इसमें मोमेंटम बिल्ड होते हुए देखा था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोफोर्ज, जेपी मॉर्गन की खरीदारी की राह है। आज कोफोर्ज का शेयर भी चल रहा है और अगर आपने 18 स्वदेश देखा होगा तो पिछले कुछ सत्र में अगर मिड कैप की आईटी की बात आई है तो ये शेयर लगातार आपको रिकमेंड होता हुआ दिखा होगा। वैसे आज अगर आप देखेंगे तो आईटी ने ही बाजार का मूड काफी हद तक संभाला है। आईटी, फार्मा, मेटल, ये 3 सेगमेंट है जहां से आज जोश मिल रहा है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा ये लीड कर रहे हैं 2.5 से 3% के आसपास की तेजी के साथ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तीसरी जो खबर आपको ये स्क्रीन पर दिखेगी वो है एमएनएम फाइनेंस को लेकर। बिजनेस अपडेट आए हैं मिले जुले और उसके चलते है शेयर पर दबाव। बिजनेस एसेट में हालांकि 20% की बढ़ोतरी हुई है। ये 1.13 लाख करोड़ का आंकड़ा है, लेकिन बाजार में देख रहे हैं कि थोड़ा सेंटिमेंट वीक हो रहा है शेयर को लेकर। तो ये 3 चीजों पर तो फोकस करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी आपको ढेर सारी खबरें और ढेर सारे स्टॉक्स पर आपके लिए हम एक एक करके बेहतरीन ट्रेड लेंगे अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से। लेकिन एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे आज के सत्र के खास मेहमान हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं विनय रजानी। एक बार फिर से सुबह के सत्र में भी हमारे साथ थे एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विनय रजानी। विनय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और एक बार फिर से स्पेशल थैंक यू आपका बोलेंगे क्योंकि ये 3 साल की जर्नी जो हमने तय की है 18 स्वदेश ने, जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार सफर हमारा रहा है। रिटेल निवेशकों की अगर हम पर्सपेक्टिव से भी अगर बात करें तो उसमें आपका सहयोग बहुत मिला है सर। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। विनय जी, बाजार में अब क्या व्यू है? सुबह शायद कुछ व्यू अलग रहा होगा, अब इस रिकवरी के बाद व्यू बदलना चाहिए और शायद बदला भी होगा और यह बड़ा क्रूशियल जंक्चर है क्योंकि 3 घंटे का ट्रेड ऑलमोस्ट हो गया है, 3 घंटे का यहां से बाकी है। करना क्या है विनय जी? जब हम देख रहे हैं कि 25,450 के आसपास निफ्टी आ गया, डबल सेंचुरी लगाकर निफ्टी बैंक में 450-500 अंकों के आसपास की एक रिकवरी की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि गिरावट जो होनी थी वो कम से कम वो थम गई है और यहां से एक रिकवरी वाला हम ट्रेड ले सकते हैं अभी जो 3 घंटे का सत्र बचा है उसके लिए भी? जी, तो डेफिनेटली सुबह जो बात हुई थी हमने बताया था क्लियरली कि 50 दिन की मूविंग एवरेज निफ्टी में और बैंक निफ्टी में काफी अहम सपोर्ट है। 25,094 का जो लो पड़ा था वो टूटा नहीं और 50 दिन की एवरेज करीबन करीबन 25,050 के आसपास थी। तो वहां से एक टेक्निकल सपोर्ट था, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अगस्त मंथ में वहां से बाउंस बैक आते देखा था, तो वही हम आज के सेशन में भी देख रहे हैं। हालांकि आईटी सेक्टर का काफी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है और आईटी और मेटल ये 2 सेक्टर ऐसे हैं और हेल्थ केयर डेफिनेटली। तो ये जो 3 सेक्टर है आईटी, हेल्थ केयर,
और मेटल, ये 3 सेक्टर में अच्छी एक तेजी दिख रही है। हालांकि बैंक निफ्टी में भी उछाल देखा है, लेकिन यहाँ से हमको देखना रहेगा कि ये क्लोज कैसा देता है। उछाल इंट्राडे में अच्छा आया है, मिड कैप स्मॉल कैप ने भी एक अच्छी पैटर्न दिखाई है आज के सेशन में, लेकिन आज हम कहाँ पे क्लोज होते हैं वो डेफिनेटली एक इंडेक्स के लिए मायने रखेगा। बट जहां तक ट्रेड लेने की बात है, मुझे लग रहा है कि जो सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है उसमें ट्रेड लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से मेटल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, एज वेल एज आईटी सेक्टर है, इन 3 सेक्टर में से आप कोई भी स्टॉक चुनते हैं और एक एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस से काम करते हैं, तो ट्रेडिंग में यहाँ पे लॉन्ग के मौके अभी भी बन रहे हैं और यहाँ से तेजी कर सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक बुलिशनेस रहेगी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा वीकनेस और फर्दर दिखा देगा। तो बेटर है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस किया है, तो जो सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उसमें एक स्टॉक स्पेसिफिक बुलिश व्यू ले और उसी तरह से मार्केट में ट्रेड करें। और अगर मार्केट यहाँ पे अच्छा क्लोज आ जाता है तो डेफिनेटली हम रिव्यू करेंगे। फिलहाल मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपका जो ट्रेडिंग का जो सेक्टर का जो सिलेक्शन है वो आईटी, मेटल और हेल्थ केयर तक सीमित रखिए। आईटी, हेल्थ केयर, मेटल यहां तक सीमित रखिए। और देखिए, बाजार को अगर आप चेक करेंगे, नब्ज को टटोलेंगे तो आपको वही सेक्टर दिखेंगे भी। तो ये बताइए विनय जी कि फिर आपका स्टॉक में क्या ट्रेड होगा? इंडेक्स का व्यू तो हो गया सर। तो एक डायग्नोस्टिक स्टॉक है जो हेल्थ केयर स्टॉक है मिड कैप सेगमेंट में, वो है विजया डायग्नोस्टिक, जिसका भाव 983 के आसपास है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले दिनों हमने जिस तरह से मार्केट गिरते हुए देखा 2-3 दिनों में या 4 दिनों में, उसमें ये स्टॉक ने काफी रेजिलियंट मूव दिखाई और अपने लेवल्स को इंटैक्ट रखा जो अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। तो मुझे लग रहा है डायग्नोस्टिक स्पेस में ओवरऑल तेजी, आप मेट्रोपोलिस देख लीजिए, लालपेट लैब देख लीजिए, तो ये पूरा सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे विजया डायग्नोस्टिक अच्छा लग रहा है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, 1 से 2 वीक के लिए ट्रेड करते हैं, तो 983 के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हो। 955 का भी एक छोटा स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा और अपसाइड में 1060 का टारगेट मुझे दिख रहा है। तो पहली पिक मेरी विजया डायग्नोस्टिक रहेगी। दूसरा एक स्टॉक है जो क्रूड के बढ़ने से थोड़ा बहुत इसको फायदा होता है और अच्छे खासे करेक्शन के बाद एक अप ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ दिख रहा है, तो वो है चेन्नई पेट्रो। तो चेन्नई पेट्रो ने एक अच्छा ब्रेकआउट, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते हुए दिखाया है। तो 948 के लेवल पे आप चेन्नई पेट्रो लॉन्ग कर सकते हैं। 920 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा और अपसाइड में आप 1000 रुपीज का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से 2 पिक रहेगी, विजया डायग्नोस्टिक और चेन्नई पेट्रो। ये 2 के 2 शेयर आपके लिए विनय की तरफ से, और दोनों के टारगेट्स, स्टॉप लॉसेस आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप इसमें ट्रेड कीजिए, आपका पैसा जरूर बनेगा। शानदार रिकवरी है, और हालांकि अगर आप ऊपरी स्तरों पर देखेंगे ना तो उतार चढ़ाव भी हो रहा है, रिकवरी तो हो रही है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे अभी निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर दिख रहा था, लेकिन देखिए ब्रेक में जाते जाते क्या हुआ, निफ्टी लाल निशान में 200 पॉइंट एक झटके में साफ। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि शायद अभी भी कन्विक्शन की कमी है। हम यही सवाल भी पूछ रहे थे कि क्या यह सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, क्या आपकी रणनीति ये होनी चाहिए बाजार में? उस पर हम गाइडेंस ले रहे थे अपने एक्सपर्ट्स का। निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक ने भी अपनी पूरी की पूरी तेजी सरेंडर कर दी है और इस वक्त डे लोज की तरफ फिर से जाता हुआ दिख रहा है। 35-36 अंकों की ही तेजी रह गई है। विनय जी, एक बार फिर से जरा व्यू दीजिए, मतलब क्या चल रहा मार्केट में सर? मतलब ये इतनी इमेच्योरिटी, 200 पॉइंट गंवाने में निफ्टी को और निफ्टी बैंक को 450 पॉइंट गंवाने में 2 से 4 मिनट का वक्त। जी, तो डेफिनेटली 250 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में गिरावट हुई पिछले 10 मिनट में, जो 25,485 का हाई था और उसके बाद 25,225 हो गया। काफी जबरदस्त गिरावट हुई और बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा सेल ऑफ देखा, और इसीलिए मैं बता रहा था कि हमको क्लोज को देखना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बार सपोर्ट देके बाउंस बैक तो जरूर हुए हैं, लेकिन क्लोज आना जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग क्लोज ही मार्केट के रिवर्सल को कंफर्म करेगा, जो नहीं आ पा रहा है। तो अभी अभी बाकी के जो घंटे हैं वहां पे देखना है कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। तो ये जो रिकवरी थी वो डेड कैट बाउंस था या नहीं, वो हम क्लोजिंग के बेसिस पे ही डिसाइड कर पाएंगे। इसीलिए जिस तरह से कल 600 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखी और आज 200-250 पॉइंट की जो बढ़त देखी, तो एक पुल बैक के तौर पे हम गिन सकते हैं। तो आज का सेशन क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्ट्रॉन्ग बंद आता है, 25,400 के ऊपर बंद आते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट वापस से रिवर्सल की ओर जा रहा है। अदरवाइज इस तरह का मार्केट का मूव ऐसा दिखा रहा है कि ये और भी आगे फर्दर वीकनेस दिखा सकता है। तो जैसे 25,000 सुबह के शो में मैंने बताया था, 25,000 टूटेगा तो एक बड़ा फॉल आएगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर 25,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो 400 पॉइंट 500 पॉइंट का फॉल आएगा फर्दर, और 25,400 के ऊपर बंद आता है तो हम एक बुलिश रिवर्सल केस मान सकते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और विनय जी कह रहे हैं कि क्या मतलब क्या है, अब तो ये पुख्ता ही हो गया कि क्या ये डेड कैट बाउंस था, ये
डेड कैट बाउंस आप आसान शब्दों में समझ लीजिए। मान लीजिए मरी हुई बिल्ली अगर वो फर्श पे गिरती है तो थोड़ी बहुत वो उछलेगी, उसी को अंग्रेजी का ये फ्रेज है। तो ये आपको समझा रहे थे विनय जी। लेकिन मिड कैप में एक्शन हो कहाँ पर रहा है, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी विनय नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। विनय बताइए, कौन सी खबरें आई हैं और कौन से शेयर तेजी से चढ़ रहे हैं मिड कैप में और कौन से गिर रहे हैं? जी, तो खबरों के दम पे बात करेंगे। पहले साइएंट डीएलएम फोकस में रहेगा। कंपनी ने एक्विजिशन के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। कंपनी पूरा 100% स्टेक एक्वायर करेगी। एलटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंक में यूएस बेस्ड कंपनी है। होली ओन सब्सिडरी साइएंट डीएलएम इंक ये करेगी कैश कंसिडरेशन में एक्विजिशन, और टोटल एक्विजिशन कॉस्ट होगा $23.4 मिलियन का। इसी के साथ दूसरा स्टॉक जो फोकस में आज हमें दिख रहा है मिड कैप स्पेस से, वो रहेगा GRSC डिफेंस कंपनी का स्टॉक है। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो इनके कुल 8 मल्टीपर्पज़ व्हीकल के कॉन्ट्रैक्ट थे, उसमें से 5th एक्सपोर्ट वेसल का ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, और कॉन्ट्रैक्ट की कीमत टोटल ऑर्डर वैल्यू निकल कर आ रही है $108 मिलियन। तो ये दोनों स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। आगे चलकर देखते हैं कि मिड कैप स्पेस में अब गेनर्स कौन से है। तो वहाँ पे हमें स्टॉक्स नजर आएंगे जैसे कि BSE, ऑयल इंडिया, इंडियन बैंक, भारतीय हेक्साकॉम और सुंदरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स। वहीं अगर हम अब लूजर्स की तरफ नज़र डाल दें तो वहाँ में स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, सोलार इंडस्ट्रीज़, सोना BLW सोनाकॉम्स और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। ठीक है, जिन्हें बहुत शुक्रिया। तो ये गिरने वाले शेयर और कुछ चढ़ने वाले शेयर, उसकी लिस्ट आपके सामने हम इसलिए रखते हैं ताकि आपको मदद मिल जाए, आपको मतलब ज़्यादा रिसर्च खुद से ना करनी पड़े। हमारी तरफ से जो सहयोग होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे और देते भी हैं। लेकिन साइएंट डीएलएम को लेकर जो खबर बताई है जिन्हें ने कि इन्होंने अल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स का अधिग्रहण किया है। साइएंट डीएलएम हालांकि बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, मतलब लिस्टिंग इसकी नई ही मानेंगे इसको, लेकिन हाल फिलहाल ये शेयर हमने देखा था कि एक्शन में थोड़ा रहा था, ऊपरी स्तरों से जरूर इसमें प्रेशर आया है। साइएंट डीएलएम में कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपको लग रहा है विनय जी जहां पर ट्रेड के मौके बन सके इसमें? जी, तो 1 अक्टूबर मंथ की शुरुआत में 1 अक्टूबर में ही इसमें एक अच्छा मूव आया था, अच्छे उछाल वॉल्यूम के साथ इसमें एक हमने क्लोजिंग देखा था, और स्टॉक ने अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस सरपास किया था। तो 700 रुपए पे रेजिस्टेंस था, वो क्रॉस हुआ, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है उसके लेवल के ऊपर। और हम देख पा रहे हैं कि इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, पोजिशनल ट्रेंड इसका नेगेटिव साइड का रहा है। एक अटेम्प्ट जरूर किया था 1 अक्टूबर को, लेकिन वो अभी फिजल आउट होते हुए दिख रहा है, और मार्केट में भी रिलेटिवली इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 665 का जो एक लेवल है, जो अभी रिसेंटली 5-7 दिन का जो लो है, वो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बन जाता है। तो जिसके पास भी अगर लॉन्ग पोजीशन है, 665 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो इसमें से लॉन्ग पोजीशन काट देनी चाहिए। ठीक है, साइएंट डीएलएम को लेकर ये व्यू। एक शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट टेकिंग आ रही हो ऊपर के लेवल पर ना, फिर वहां से स्टॉक में बाइंग बड़ी गजब की आ रही है, रिवर्सल बड़ा शानदार आ रहा है, वो शेयर है BSE। हल्के फुल्के भी अगर हम देख रहे हैं कि शेयर नीचे जा रहा है, बाहर तैयार बैठे हैं। आज फिर से हम देख रहे हैं कि 5% का तगड़ा मूव, और डे हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 4,150 रुपए के आसपास का भाव है। BSE में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इसमें क्या करें सर, आपकी क्या राय होगी इस पर? जी, तो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ट्रेंड क्लियरली पॉजिटिव है, ट्रेंड के अगेंस्ट में तो सोचने का मतलब ही नहीं है। और ऐसे मार्केट में जहां पे इंट्राडे में 200, 250, 300 पॉइंट के फॉल आ जाते हैं निफ्टी में, तो भी स्टॉक को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो डेफिनेटली एक रेजिलिएंट स्टॉक है, बहुत वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है। लेकिन मार्केट का सपोर्ट नहीं है, नए पोजीशंस लेने में यहाँ पे रिस्क हो सकता है, क्योंकि अभी तक स्टॉक ने काफी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो जरूरी नहीं कि हर लेवल पे आप बाय करें और हर लेवल पे आपको स्टॉक ट्रेडिंग में पैसा देता जाए। तो जिसके पास ऑलरेडी है वो आज के लो के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। बट अगर नया ट्रेड लेना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि आप इसमें ट्रेड ले और मोमेंटम में पैसा बनता ही जाए। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें 3850, 3860 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और नई पोजीशन लेनी है तो मुझे लग रहा है कि वेट एंड वॉच का सिनेरियो रखिए, वो दैट वुड बी बेटर। BSE को लेकर ये व्यू। कुछ गिरने वाले शेयर M&M फाइनेंशियल, वहां पर हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में प्रेशर है, क्योंकि इनके जो अपडेट आए थे वो थोड़े से कमजोर आए थे बाजार की उम्मीदों से, और शेयर करीब 4% नीचे है। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर प्रेशर बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, और जो OMCs हैं वहां पर भी हम देख रहे हैं कि आज फिर से एक नेगेटिव बायस के साथ ही कारोबार हो रहा है। कल को अगर आज को मिला दें तो गिरावट काफी ज्यादा है। इनमें से कौन सा शेयर आपको विनय जी लगता है कि और गिर सकता है? कहीं शॉर्ट करना है
या फिर शॉर्ट अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि उस गिरावट वाले चक्र में फंसे हुए शेयर हैं ये? जी, तो गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, पिछले 2 दिन में बहुत भारी गिरावट हुई है, लेकिन ये सेक्टर ऐसा है कि अभी जो हमने ऑल टाइम हाई 26,277 के आसपास देखा था और वहां से जो अभी 1100 पॉइंट जितनी गिरावट आई है, उसमें सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म करने वाला सेक्टर था रियल्टी सेक्टर। और जो सेक्टर ज्यादा अंडर परफॉर्म करता है, ज्यादा वनरेबल रहता है ग्लोबल इवेंट्स से। और तो जी विनय जी, आपको रोकना चाहेंगे। देखिए, आज ईटी न्यूज़ स्वदेश पर हम तीसरी सालगिरह मना रहे हैं और देखिए अब बाकायदा केक काटकर हमारे पूरे सहयोगी, हमारे ईटी न्यूज़ स्वदेश की मैनेजमेंट टीम, हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया, ये सभी लोग मौजूद हैं इस केक कटिंग सेरेमनी के लिए। 3 साल पहले इस सफ़र की हमने शुरुआत की थी और इतनी जल्दी बीत जाएंगी वो हमने उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगा जैसे कल की बात है और ये सब कुछ संभव हुआ है आपके प्यार से, आपके सहयोग से, आपके भरोसे से और आपकी उन उम्मीदों से जिस पर हमने लगातार कोशिश की है कि हम उन पर खरा उतरें। और ये चैनल 3 साल का हो गया है। ये 3 साल कुछ मामलों में ना बेहद ख़ास रहे हैं। बहुत ही टफ टाइम था, हम कहेंगे बहुत ही मुश्किल घड़ी थी जब इस चैनल की शुरुआत हुई थी। देश अभी कोविड के चंगुल से, कुचक्र से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाई थी। इकोनॉमी की रीओपनिंग की बातें हो रही थी, इकोनॉमी खुली नहीं थी, लोगों के पास सेविंग्स थी, बट सेविंग्स को कहां पर डिप्लॉय करें, क्योंकि नए निवेशक जुड़ रहे थे, रिटेल निवेशकों की एक तरह से क्रांति आ रही थी, धड़ाधड़ डीमेट खुल रहे थे। ऐसे में चैनल की शुरुआत हमने की और इसको हाथों हाथ लिया गया। जो भरोसा हमने कोशिश की पाने की, जो प्यार हमने प्रयास किया कि हमें मिले दर्शकों का, वो प्यार हमें बराबर बखूबी हमें मिला है और आज इस सफ़र के 3 साल भी पूरे हो गए। इन 3 सालों में बदला क्या है? बदला ये है कि उस वक्त निफ्टी, मुझे अच्छे से याद है कि 16-17 हज़ार के लेवल के आसपास निफ्टी था। आज निफ्टी देखिए लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हुए 26,000 के आसपास पहुंच गया। अगर हम उस वक्त के डीमेट अकाउंट्स की बात करें तो तेज रफ्तार दिखा के करीब करीब 7 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, वो बढ़ के अब 17 करोड़ के आसपास के डीमेट हो गए हैं। तो ये आपका पेशेंस, आपका भरोसा ये दिखाता है कि अगर आप इक्विटी को एज ए एसेट क्लास अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं, आप सही से अगर अपने पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं तो आपको बाजार रिवॉर्ड जरूर करेगा। और ईटी न्यूज़ स्वदेश इन तमाम बदलावों का साक्षी भी रहा है और आपका सहयोगी भी रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि आप अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहेंगे। कुछ और स्टॉक्स की बात जरा करते हैं। हम देख रहे हैं कि आज बाजार में आईटी में आज मोमेंटम है। आईटी के मोमेंटम को अगर राइड करना है, अगर विनय जी आपके लिहाज से कौन सा शेयर ठीक रहेगा? मिड कैप में कहीं नजर है या फिर लार्ज कैप चुनेंगे आप कोई? लार्ज कैप में ही रहना चाहिए। तो इन्फोसिस ऐसा एक स्टॉक है जिसने आज लीड किया था, 3% जितनी उछाल दी। और रिलेटिवली कोफोर्ज भी मैंने सुबह को रिकमेंड किया था, जो मुझे अच्छा लग रहा है। तो इन्फोसिस और कोफोर्ज ये 2 स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। मिड कैप आईटी में मुझे लग रहा है कि थोड़ी वेट करनी चाहिए। अभी मार्केट में अगर एफआईएस की तरफ से थोड़ा बहुत भी शॉर्ट कटेगा तो लार्ज कैप में ही पहले मूव आएगी। और अभी रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे एक्सचेंजर की तरफ से जो गाइडेंस आए थे और बिजनेस आउटलुक आए थे इंडिया के, तो वो पॉजिटिव न्यूज आए थे 27 सितंबर को। और उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटीमेंट आईटी में ज्यादा पॉजिटिव है और लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए। इन्फोसिस और कोफोर्ज मुझे चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इस और कोफोर चार्ट पे स्ट्रांग लग रहे हैं, आपको इसमें मौके खोजने की कोशिश करनी चाहिए। बढ़िया है, लेकिन निवेश कहाँ करना है ये भी समझ लेते हैं। और रोज आपको हम इस मिड कैप मसाला के खास शो में बताते हैं एक मिड कैप का महारथी शेयर। तो मिड कैप का महारथी कौन है ये बताने के लिए हमारे खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवर्ष वकील हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटी से डेप्यूटी हेड ऑफ रिसर्च। देवर्ष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। बताइए, आज कौन सा मिड कैप स्टॉक हमारे दर्शकों को सुझाएंगे? आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम तीसरी सालगिरह भी मना रहे हैं सर। जी, आपको और आपके हमारे सारे दर्शकों को 3 साल की काफी शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि ये 3 साल सिर्फ शुरुआत है, आगे अभी कई 300 साल हमें साथ रह के निवेशकों के वेल्थ जनरेशन के लिए काम करना है। बहुत बहुत बधाई आपको और सारे दर्शकों को। ऐसा एक सेक्टर में आज और उसमें से एक स्टॉक चुनूंगा जो मुझे लगता है कि
नहीं नेक्स्ट 3 महीने, नेक्स्ट 6 महीने, या तो नेक्स्ट 3 साल के लिए भी धीरे धीरे जैसे जैसे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी, जैसे भारत में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल हाउसिंग, अर्बन हाउसिंग जहाँ पे भी जरूरत होगी, वहां पे एक सेक्टर ऐसा है कि जिसमें अभी बहुत ग्रोथ की गुंजाइश है। तो ऐसा सेक्टर है जो मुझे लगता है कि वो बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट है, अभी बहुत ग्रोथ आना वहां पे बाकी है। कंसोलिडेशन काफी सेक्टर में हो चुका है और कई कंपनियों की कैपेसिटी अब खत्म होने को आ रही है, वहां पे मुझे लगता है कि आगे अच्छा ग्रोथ होगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट आज मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, हमारे जो सीमेंट सेक्टर में एक मिड कैप कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग है, सीमेंट क्लिंकर का बिजनेस है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, नॉर्थ और वेस्ट में इसका बिजनेस है। 11.7 की इनकी कैपेसिटी है सीमेंट की और 7 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी है क्लिंकर की। उदयपुर सीमेंट को अपने साथ मर्ज कर रहे हैं। हमें लगता है कि 10% का CAGR वॉल्यूम में ग्रोथ 24, 25, 26, 27 में दिखेगा। 1,000 रुपए पर टन का उनका मार्जिन रह सकता है। तो हमने उसको वैल्यू किया है करीबन 9 टाइम FY26 के कंसोलिडेटेड EBITDA पे, उसके हिसाब से हमारा 960 का टारगेट आ रहा है। तो एक साल की अवधि में अभी 790 से 760 के बीच में धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। 960 के एक टारगेट से धीरे धीरे इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बढ़िया है देवर्ष जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, देश के इंफ्रा स्टोरी को अगर मजबूत होना है, अगर तरक्की की अगर नींव बननी है तो वो सीमेंट ही होता है। जेके लक्ष्मी सीमेंट पर आप भरोसा कीजिए। 960 रुपए के टारगेट्स के लिए अवधि होगी 1 साल की। फिलहाल जो शेयर कारोबार कर रहे हैं 800 रुपए से भी कम का भाव है। तो एक डिसेंट अपसाइड के लिए आप जेके लक्ष्मी सीमेंट को मिड कैप स्पेस में अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। देवर्ष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बढ़िया शेयर बताने के लिए। विनय, आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो को यहाँ समेटेंगे, लेकिन